नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि साथी आप सभी यहां पे देख रहे होंगे कि ये सामान्य ज्ञान साथी आपका अंकित विद रोजगार अंकित भाटी सर के द्वारा यह प्रकाशित बुक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप दिल्ली पुलिस साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल हवलदार ये सब भी एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल जीडी एमटीएस रेलवे बैंकिंग आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथी कि वो ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होंगे जो साथी अंकित भाटी को नहीं जानते होंगे, अंकित बेरोजगार चैनल को नहीं जानते होंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फेमस ये साथी बुक है, जो कि आपको येलो बुक के नाम से यह जाना जाता है। आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। इन सभी बुक का साथी एक एक लाइन एक एक पेज आपको आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सेशन को, इस पूरे लेक्चर को आप लोग देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करते चलिएगा साथी, ताकि और भी अधिक से अधिक एस्पिरेंट्स इस चैनल से जुड़ सकें और अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। साथ ही अगर हम बात करें इस कंटेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन जिसमें दिया गया है, जिसमें आपका इतिहास है, संविधान के बारे में बताया गया है, भूगोल के बारे में और अर्थशास्त्र और कुछ मिसलेनियस हैं, तो इसके बारे में है। चलिए एक एक करके हम सबसे पहले आज जो है आपका वह इतिहास पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सारा यह बुक कवर होने वाला है। आप सभी से विनती है क्लास को पूरा देखिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। सबसे पहले हम इतिहास पे बात करेंगे साथी, तो ध्यान दीजिएगा। इतिहास का जो जनक है उसको किसके कहा जाता है साथी? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इतिहास के जनक जो हैं वह हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक बुक में साथी यह इतिहास के बारे में वर्णन किया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि इतिहास को कई भागों में वर्णित करके पढ़ा जाता है, समझा जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला भाग आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। साथ ही यह प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिएगा। वह काल जिसके लिए लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्यता नहीं था, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं साथी जहाँ पे जीवन प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, लेकिन उस समय व्यक्ति के पास जो क्या था, तो साथी व्यक्ति सभ्य नहीं थे, असभ्य रूप से थे। उनको भाषा का विकास नहीं हुआ था, साथ ही आँख का विकास नहीं हुआ था, मतलब वह घुमक्कड़ प्राणी थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। इस प्रकार से आप लोग समझिएगा, उसको क्या कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कालखंड बांटे गए हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा साथी, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, किसको आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो साथ ही याद रखना है आप सभी को कि इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका पूरा पाषाण काल, जो कि साथी अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक इसका क्या माना गया है? काल माना गया है। ठीक है, अज्ञात काल मतलब साथी यह काल जो जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, उसको अज्ञात काल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल आता है, जो कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व आता है। फिर आपका नव पाषाण काल आता है साथ ही, जो कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व आता है। साथ ही एक चीज़ आपको बता दें कि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात ईसा पूर्व कहेंगे। और ईसवी हम उसको कहते हैं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल होता है उसको हम ईसवी कहते हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप समझते चलिएगा। अब हम क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यह आपका थोड़ा सा पृष्ठभूमि था। अब चलिए आपका यह इतिहास प्रारंभ होने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आग का आविष्कार क्या कब हुआ था? तो याद रखेंगे साथी, यह आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में 1 लाइनर में कि आग का आविष्कार कब किस कालखंड में हुआ था, तो याद रखेंगे यह साथी पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का जो आविष्कार हुआ था यह आपका नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे मनुष्य ने घर बनाने की जो प्रवृत्ति हुई थी यह साथी आपका नव पाषाण काल में ही होता है। मनुष्य जो होता है यह घर में
पहले मनुष्य जो था यह घुमक्कड़ प्राणी था, कहीं कहीं रह जाता था, लेकिन साथ ही नवपाषाण काल आते आते मनुष्य में विकास होने लगा और वह एक स्थान पर रहने लगा जिसको हम घर कहने लगे थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहले साथी मनुष्य को द्वारा किस पशु को पालतू पशु के रूप में बनाया गया था, किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो याद रखेंगे साथी, यह आपका सबसे पहले कुत्ता जो था साथी, डॉग जो था वह क्या था, तो अपना पालतू जानवर के रूप में प्रेजेंट किया गया था, याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, इस सारा का सारा फैक्ट है, याद रखेंगे, इस सारा क्या है साथी, फैक्ट है। और आपका एसएससी एग्जाम हो, एमटीएस का जितना भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, साथ में आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जितना भी वनडे एग्ज़ाम है इस सब में फैक्ट पूछा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखें, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले बात की जाए तो कृषि का जो आविष्कार हुआ था यह भी कब हुआ था, तो यह भी नवपाषाण में हुआ था। देखिए नवपाषाण में लगभग व्यक्ति जो थे ना, मनुष्य जो था यह विकास कर गया था। अब यहाँ पे मनुष्य जो है यह कृषि का विकास करता है, घर में रहने लगता है, साथ ही पाल जानवरों को जो कि पहले शिकार करता था अब उस जानवर को यह पालना सीख जाता है। तो ये सभी कब होता है, तो नवपाषाण काल में होता है, याद रखिएगा आपसे पूछा जाए तो। अगर बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, वहीं बात की जा रही है कब, पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या है साथी, पूरा पाषाण काल यहाँ पे देख सकते हैं। उस समय क्या था, तो उस समय व्यक्ति शिकार पर निर्भर था। वही नवपाषाण काल आते आते क्या करने लगा साथी, तो यहाँ पे कृषि करने लगा, और क्या करने लगा, घर बसाने लगा, और क्या करने लगा, तो बस जानवरों को पालने लगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी पर, धरती पर मनुष्य को द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है, तो याद रखेंगे यह आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहता है मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, अब यह बताइए। तो याद रखेंगे कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी आप सभी लोग जानते होंगे, जिससे लकड़ी काटे जाते हैं, तो यह कुल्हाड़ी था साथी। सबसे पहले उपयोग करने वाला क्या था, तो औजार था मनुष्य के द्वारा। अगर बात की जाए नेक्स्ट फैक्ट की तो याद रखेंगे कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे यह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से सबसे पहले प्राचीन काल में साथी कृषि का क्या होता है, तो साक्ष्य प्राप्त होता है, यह आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारतवर्ष का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, तो हाथी गुफा अभिलेख में। आपको पता होगा साथी कि अपने भारत का अनेकों नाम है, प्राचीन काल में इसको अनेकों नाम से जाना जाता था, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम है आपका भारतवर्ष। एक आर्यावर्तेन है तो इसको भी याद रखेंगे, भारत खंड है इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सभी जो है यह भारत का ही नाम है। ठीक है, सिंधु जो है यह भारत का ही नाम है। तो ये सभी जो आपका नाम है याद रखिएगा। अलग अलग लोगों के द्वारा, जो आपको पता होगा कि प्राचीन काल में, मध्यकालीन में ये सभी अलग अलग देश के लोग अपने भारत में आते थे। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा अलग अलग नामों से बोला गया और उसी नाम को आगे चल के भारत का नामकरण हो गया था। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली जो फसल थी वह कौन सा था, तो गेहूँ था। ठीक है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले बोई गई जो फसल थी वह आपका गेहूं था साथी, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है। अगर बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा, जिन सिक्कों पर लेख नहीं हो उन पर जो चिन्ह बने होते हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, ये सिक्का आहत सिक्का कहलाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, यह इस ऐसे प्रकार के सिक्के को हम क्या कहते हैं, तो आहत सिक्का कहते हैं। आपसे पूछ देगा कि निम्न में से आहत सिक्का कौन है, साथ ही इस प्रकार से आपको दे देगा अभिलेख वाला, बिना अभिलेख वाला। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा, तो लेख नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी लेख नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेमीला थापर जो है यह इसके अनुसार लोहे का उपयोग कब किया गया है, तो 8000 ईसा पूर्व में आरंभ किया गया था। साथ ही यहाँ पे याद रखना है
कि अनेकों भारतीय इतिहासकार और विदेशी इतिहासकारों के द्वारा पुरातात्विक खोज की जाती है, जिसमें अलग अलग कालखंड सबके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, कोई बोलते हैं 800 ईसा पूर्व, कोई बोलते हैं 500 ईसा पूर्व, तो सभी अलग अलग आपका इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है, लेकिन जो प्रमाणित है वह आपको पढ़ना होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, किसका? रोमिला थापर को। चलिए उसके बाद हम बात करें तो अपना वेद आता है साथी, प्रमुख वेद हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे अपने भारत में। अपने प्राचीन काल का जो वेद साथी, कितने वेद हैं ये आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताएंगे। आपके समक्ष इस प्रकार से सामने है, तो देखकर भी आप बता सकते हैं कि अपना जो वेद है साथी वो कितना है। याद रखेंगे वेद जो है 4 है। सबसे पहले हम बात करें तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि वेद का मतलब क्या होता है, वेद का अर्थ क्या होता है साथी। तो याद रखना है वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। और वेदों की जो संख्या है यह आपको याद रखना है 4 होता है। सबसे प्राचीन वेद जो आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, यजुर्वेद उसके बाद आता है, सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद जो कि सबसे नवीनतम है, याद रखेगा। ठीक है, आगे हम बात करें साथी तो ऋग्वेद सबसे पहले आपके समक्ष है। समझ लीजिएगा ऋग्वेद में की विशेषता क्या है। ऋग्वेद साथी यह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल, याद रखेंगे कितने मंडल है? 10 मंडल, 1008 सूक्ति तथा साथी 1,04,62 क्या है साथी आपका रचनाएं हैं। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी डायरेक्ट बीपीएससी में और साथ ही आपका यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन साथ ही आपका वहाँ पे वनडे जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आपका ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर देगा। लेकिन आपको वनडे जो एग्ज़ाम है जैसे एसएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया आपका, साथ ही दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सभी जो हैं वनडे एग्ज़ाम, इसमें आपको डायरेक्ट यह प्रश्न पूछ देगा कि वेद अपने कितने हैं, प्राचीन वेद कौन है, सबसे नवीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग क्लास में बने रहिएगा। इस बार आपका एमटीएस क्लियर होगा, दिल्ली पुलिस क्लियर होगा, साथ ही आपके लिए बस यहाँ पे बने रहिएगा। ऋग्वेद जो है यह 5 शाखाओं में बटा हुआ है, याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में होता है। अभी हम कितना मंडल आपको बताए थे ऋग्वेद में, आप जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 9वें मंडल में जो है यह किस चीज़ का उल्लेख है? तो देवताओं का उल्लेख है। यहाँ से हमें देवताओं का साक्ष्य मिलता है, और वो भी कौन देवता? तो सोम देवता। ठीक है, ऋग्वेद में 21 नदियों का भी जिक्र मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे। ऋग्वेद में साथ ही 21 नदियों का भी जिक्र मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान देखिएगा। आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र जिसकी रचना शिवरात्रि ने की थी, किसने की थी? सॉरी साथी, गायत्री मंत्र की रचना शिवामित्र ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, किसने किया था? आपसे पूछ देगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, डैश में आपसे कुछ भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करना है और शिवामित्र को याद रखेगा, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में की गई है। कौन सी मंडल में? तो 3रे मंडल में की गई है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तथा यह सावित्री को समर्पित है, याद रखेंगे। आगे बात करें हम तो ध्यान दीजिएगा साथी, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा सुदास के बारे में जिक्र किया गया है, और 10 से अन्य राजाओं के बीच युद्ध का भी वर्णन हमें मिलता है, किसमें? तो ऋग्वेद के 7वें वर्णन में। ठीक है, इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है, और इस युद्ध को हम परुशनी नदी के पे लड़ा गया था। यह परुशनी नदी, याद रखिएगा कौन सा नदी है? परुशनी नदी को वर्तमान में कौन सा नदी के नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करके हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखिए 1-2 ठो हम आपको होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसलिए ताकि आप सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो जल्दी से आप बताइएगा कि परुशनी नदी जो है यह किस नदी का प्राचीन नाम है? ठीक है, भारतीय नदी है, इतना हम आपको हिंट दे दिए हैं। अब आप बताइएगा। नेक्स्ट आपका आता है यजुर्वेद। यह वेद
जो है साथी यह गद्य व पद दोनों के लिए लिखा गया है। ठीक है, इसमें दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, याद रखेंगे। सामवेद जो है यह आपका नेक्स्ट आता है साथी, सामवेद। सामवेद जो है यह इसमें वेद संगीत की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, सामवेद में क्या मिलता है तो संगीतों की जानकारी मिलती है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक को किस वेद को कहा जाता है, तो 100% वहाँ गलती नहीं करना है, सामवेद को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सामवेद में कुल जो साथी रचनाएं हैं वह कितना है तो 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है और शेष जो है ये सभी जो है ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि साथी पूछ देगा आपसे कि सामवेद में निम्न में से कितनी रचनाएं ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, डैश में दे देगा, 78 दे देगा, 69 दे देगा, 50 दे देगा, इस प्रकार से आपको तो यहाँ याद रखेंगे कितना हो जाएगा आपका 78। अगर बात करें हम नेक्स्ट जो कि अंतिम यह वेद है अथर्ववेद। ठीक है, यह अंतिम आपका वेद है, याद रखेंगे। इस वेद के बारे में हम बात करें तो याद रखिएगा यह वेद सबसे बाद में लिखा गया वेद है और इस वेद को आधुनिक वेद भी कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि आधुनिक वेद किसको कह देते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपको इस तरह से ऑप्शन दे दे तो याद रखना है अथर्ववेद को आधुनिक वेद कहते हैं। और इस वेद में साथी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, इस वेद में क्या मिलता है तो जादू, टोना, काला जादू, ये सभी जो है आपको इसी में मिलेगा। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक याद रखिएगा अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक क्या है तो एक पीपलदार है, एक सोनक है। एक क्या है पीपलदार है और एक सोनक है। साथ ही याद रखेंगे अथर्ववेद को ब्राह्मदेव भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का अगर दूसरा नाम है तो आप याद रखिएगा, आपसे वही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपसे पूछ देगा कि अथर्ववेद का नहीं देकर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्राह्मदेव जो है इस वेद को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको आधुनिक वेद भी कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्राह्मदेव में किस चीज़ का उल्लेख है, तो याद रखेंगे ब्राह्मदेव में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इन सभी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से भी आप लोग स्मार्ट स्टडी करिएगा तो 100% आपका निकल जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए एसएससी में तो लगभग आपका 75 आपका सिर्फ जीएस है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, इस बार 100% आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि ये बेस्ट बुक है। अभी तक सारा लूसेंट और क्राउन जो भी है सबका निचोड़ है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, क्या है सभा और समिति जो थी ये किसकी 2 पुत्रियां थी तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। आगे हम बात करें तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है तो 6 है। हमारे वेदांग कितने हैं 6 वेदांग है। कौन कौन, सबसे पहला शिक्षा है, ज्योतिषी है और व्याकरण है, उसके बाद कल्प है, तिरुकत है और छंद है। तो ये 6 क्या है साथी दिव्य वेदांत हैं। ठीक है, वेदांतों की संख्या आपसे पूछ दिया जाएगा तो कितने हैं 6 है। कौन कौन, शिक्षा है, ज्योतिष है, व्याकरण है, कल्प है और निरुतक्त है, छंद है। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या की हम बात करें तो पुराण कितने हैं 18 हैं। पुराण कितने हैं 18 हैं। वेदांत कितने हैं 6 हैं। सबको हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में चला जाए। पुराणों के रचयिता कौन थे तो याद रखेंगे लोमहर्ष थे। कौन थे, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष थे। अब पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों में सबसे पुराना जो पुराण है वह आपका मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से और वायु पुराण का आपका गुप्त वंश से है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सातवाहन वंश का किस शासक के समय का यह संबंधित है, किस शासक के संबंध से है तो याद रखेंगे साथी यह आपका सातवाहन वंश जो है यह आपका क्या है तो मत्स्य पुराण जो है यह आपका सातवाहन वंश से संबंधित है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो याद रखेंगे यह आचार्य विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य थे, चाणक्य थे। इनको अनेक नाम है साथी तो इनको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको अगर बात की जाए तो ये अर्थशास्त्र के एक राजनीतिक शास्त्र है जो कि साथी यह जो अर्थशास्त्र है तो यह क्या है तो राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। आपसे पूछ दिया जाएगा अर्थशास्त्र में किस कहाँ का जानकारी मिलता है, किस शासक का जानकारी मिलता है हमें तो मौर्यकालीन की जानकारी मिलता है। और याद रखेंगे साथ ही यह जो कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त जो थे, यह मौर्यकालीन में
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह क्या रहते हैं, तो राज्य मंत्री रहते हैं। याद रखिएगा इनके बारे में। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है, तो याद रखेंगे यह आपका कलहन है। कौन है? राजतरंगिणी का पुस्तक का लेखक जो है यह आपका कलहन है। और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास हमें प्राप्त होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा, इस बार आपका जीएस बिल्कुल नहीं छूटेगा। आप बहुत ही बेहतरीन जगह पे आए हैं, तो आपका इस बार जीएस नहीं छूटने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। अष्टधामी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा प्रश्न यह पूछा जाता है अष्टधामी से। अष्टधामी का पुस्तक जो है, यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाणिनि है, जो कि साथ ही पाणिनि जो थे ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत व्याकरण के पुस्तक है यह पाणिनि। पहली पुस्तक है, यह भी आप लोग याद रखेंगे संस्कृत की, तो याद रखेंगे व्याकरण की यह पहली पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। बात करें हम आगे तो सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है साथी, जो कि मनु के द्वारा ही लिखी गई है। याद रखेगा किनके द्वारा लिखी गई है, मनु के द्वारा लिखी गई है। जैन साहित्य का आगमन कहाँ जाता है, ठीक है, जैन साहित्य का आगमन कहा जाता है। याद रखिएगा इस समय। अगर बात करें हम आगे तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है यह हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो कल्प सूत्र में प्राप्त होता है। यह कल्प सूत्र जो है यह क्या है, तो जैन धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है एक प्रकार से। ठीक है, जो कि यह साथी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखेंगे यह भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कल्प सूत्र जो है क्या है, तो जैन धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। जिस प्रकार से अपना गीता है, रामायण है, महाभारत है, उसी प्रकार से साथी अलग अलग धर्मों में अलग अलग एक धर्म ग्रंथ होता है, जिसके अनुसार उस धर्म के लोग उस धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक, तो याद रखेंगे भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करें तो याद रखेंगे जातक कथाएं जो हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, महात्मा गांधी की कौन सी, तो याद रखेंगे पुनर्जन्म की कहानियाँ जो है यह जातक कथाओं में प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा। आगे जो है आपका भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन है, डैश में दिया जाएगा आपसे साथी कुछ भी, तो यहाँ पे याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये आपका होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, और असम में पाए जाने वाला गिबन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिबन भारत का एकमात्र क्या है, तो कपि है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो साथी अब आपका क्या हो गया, इतिहास का जो मोटा मोटी जो था आपका परख जो था, समझ जो था, यह आपका ऊपर में एक्सप्लेन किया गया था कि इतिहास क्या है, इतिहास का विकास किस प्रकार से हुआ है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अध्ययन करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम कल करने वाले हैं साथी। तो आप सभी से विनती है कि क्लास को पूरा देखना है और कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम फिर से बोल रहे हैं, यह क्लास यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथ में आपका साथी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। फिर से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो एसएससी के हो, यूपी पुलिस को हो, दिल्ली पुलिस को हो, सब लोग को यह क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने एस्पिरेंट हैं उनको भी इस क्लास से आप लोग जरूर जोड़िए। साथ ही आप सभी से विनती है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा डिटेल में मिलेगा, जितना आपके सिलेबस में है बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, ज़्यादा लंबा क्लास ना करते हुए हम टॉपिक बाय चलेंगे तो आपका बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आपका काफ़ी समय है। दिल्ली पुलिस का भी अभी सितंबर में फॉर्म ही आने वाला है, एसएससी का 14 जून से आने वाला है, यूपी पुलिस का आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो अभी सब में काफ़ी टाइम है। हम लोग विस्तार से और एग्ज़ाम से बहुत पहले अध्ययन सब कुछ कर लेंगे और एक बार एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको दोबारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथी। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता कल पढ़ने के लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।